हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। हम अपरदन पढ़ रहे थे जिसमें हमने नदी अपरदन को पढ़ा और उससे बनने वाले स्थल रूपों के विषय में चर्चा की। उसके बाद हमने पवन के द्वारा किया जाने वाला अपरदन और उससे बनने वाले स्थल रूपों की चर्चा की। ये दोनों वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे हिमानी अपरदन, ग्लेशियल इरोजन। तो हिमानी या हिमनद के द्वारा किए जाने वाले अपरदन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर का सीधा सा अर्थ है, जो हम सामान्य भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है बर्फ। लेकिन प्रत्येक बर्फ को हिमनद नहीं कहा जाता है। हिमनद क्या है, उसके लिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि जो बर्फ है वो किस किस रूप में हमारे इस पृथ्वी पे, हमारे कॉन्टिनेंट में उपस्थित होती है। तो जो हिमानी है या बर्फ़ है वो आइस कैप के रूप में उपस्थित हो सकती है। आइस कैप क्या है? अगर कोई पर्वत की चोटी है, कोई ऊंचा क्षेत्र है, तो वहाँ पर उसकी चोटी पे जो बर्फ़ का एक आवरण चढ़ा होता है, एक कैप की तरह। ये बर्फ़ का एक मोटी चादर जो पर्वत के शिखर पे चढ़ी होती है उसको आइस कैप कहा जाता है। ये टोपी के समान संरचना है। दूसरा होता है आइस सीट। आइस सीट का मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्र में जो है बर्फ की चादर बिछी हुई हो, एक बड़े एरिया में, किलोमीटरों लंबे एरिया में बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है, उसको आइस सीट कहा जाता है। और दूसरा होता है आइसबर्ग। अगर समुद्र में या किसी जल स्रोत में पानी की शिलाएं तैर रही हैं तो उसको आइसबर्ग कहा जाता है। वो पानी में अगर तैरती हुई बर्फ को आइसबर्ग कहा जाता है। तो आइस कैप, आइस सीट और आइसबर्ग, इन तीन रूपों में जो है हिमनद उपस्थित है, यानी जो हिम है वो उपस्थित होता है। ये कहाँ पर पाया जाएगा? जो हिम है वो उच्च अक्षांशों में। उच्च अक्षांशों का मतलब है जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर तापमान धीरे धीरे जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम ध्रुव पर पहुँचते हैं तो वहाँ तापमान जो है वो इतना कम हो जाता है कि जो जल है वो हिम में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर जो है बर्फ़ की चादरें और आइस कैप मिलते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी या हिमनद, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो एक शब्द आता है हिम रेखा। हिम रेखा का मतलब होता है वो लाइन जहाँ पर से हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमें ध्रुवों पे बर्फ़ मिलती है। ध्रुवों पर जो बर्फ़ मिलती है वहाँ पे जो हिम रेखा है वो समुद्र तल के बराबर होती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, किसी पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा तभी आपको वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, हिम मिलेगा। वहाँ पर आपको ज़मीन से ही बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी वहाँ पर जो आइस लाइन है वो समुद्र तल के बराबर है। समुद्र तल का ये लेवल है और यहाँ पर अगर कोई पर्वत है तो आपको बर्फ़ जो है यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पूरे पर्वत पे और नीचे ज़मीन तक पूरा आपको बर्फ़ से ढका हुआ एरिया मिलेगा। कहाँ? ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, दोनों जगह। अगर हम विषुवत वृत्त की बात करें, जैसे पृथ्वी पे हम जहाँ भारत है या फिर जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फ़ कहाँ मिलेगी? तो ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्र हैं। तो यहाँ ज़मीन पे आपको बर्फ़ जमी हुई देखने को नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? हाई एल्टीट्यूड पे, यानी ऊंचाई पर जाने पर। अगर हम ज़मीन से ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे तापमान में कमी आती है और एक ऐसे ऊंचाई तक जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ जो जल है वो बर्फ़ के रूप में हमें मिलेगा। तो वो कितनी ऊंचाई पर मिलेगा? अगर हम विषुवत वृत्त पे हैं तो ऊंचाई पर जाने का मतलब सीधा सा है वहाँ पे कोई पर्वत होना चाहिए। भाई, बर्फ़ जो है वो हवा में लटकी नहीं मिल सकती है, वहाँ पे कुछ धरातल होना चाहिए। तो अगर विषुवत रेखा पे कोई पर्वत है तो उस पर्वत पे अगर हम जाएंगे तो शुरुआत से हमें कोई बर्फ़ नहीं मिलेगी।
एक ऐसी लाइन आपको मिलेगी, यानी एक इतनी निश्चित ऊंचाई पर जाने पर आपको वहां से हिम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ऊंचाई, वो लाइन कहलाती है हिम रेखा। तो विषुवत वृत्त पे जो हिम रेखा है वो 5500 से लेकर के 6000 मीटर, जब इतनी ऊंचाई पे आप पहुंच जाएंगे तो उसके ऊपर जो है आपको हिमनद, ग्लेशियर्स यानी बर्फ के बड़े बड़े चादरें बिछी हुई मिलेंगी, आपको आइस कैप्स मिलेंगे। कितनी ऊंचाई पर जाने पर? 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विषुवत क्षेत्र में हिम रेखा कितनी ऊंचाई पर होती है, तो 5500 से लेकर 6000। अब यही बात अगर हम करते हैं हिमालय पर। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय तो कर्क रेखा के बाद में है। इंडिया की लोकेशन क्या है? ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री और 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, और भारत यहाँ पर है कर्क रेखा के आसपास। हिमालय तो कर्क रेखा को पार करके पड़ेगा यहाँ पे। जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे तापमान में कमी आती है, यानी हिम रेखा वहाँ पर हमें जल्दी मिल जाएगी। और जब हम ध्रुव तक पहुँच जाएंगे यहाँ तक, तो हमें बिल्कुल 0 पर ही मिल जाएगी, ज़मीन से ही बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चूंकि हम विषुवत वृत्त से थोड़ा सा ध्रुव की तरफ आ गए हैं, तो हिमालय पर जो है वो 6000 से कम हो जाएगी। हिमालय पर जो ऊंचाई है वो 4300 मीटर औसत इसलिए बताया क्योंकि ये मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से ऊंची और नीची होती रहती है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है अगर इंडिया में या हिमालय के क्षेत्र में अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो बर्फ़ जो है नीचे क्षेत्र की पिघल जाती है, और सिर्फ ऊंचे क्षेत्र की बर्फ़ जो होती है, हिम होती है, वो जमी रहती है। तब जो है ये हिम रेखा ऊंचे चली जाएगी, यानी और ऊंचाई पर जाने पर हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट होगी। और जब शीत ऋतु चल रही होगी तब हमें ये हिम रेखा जल्दी मिल जाएगी, कम ऊंचाई से ही हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एवरेज में जो हम आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन में, तो हिमालय पर हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो 4300 मीटर पे है, ये एवरेज में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिम रेखा की ऊंचाई विभिन्न स्थानों पर क्या होती है। जैसे कि विषुवत वृत्त पे लगभग 6000 मीटर, ध्रुवों पर 0 मीटर यानी समुद्र तल के बराबर, और हिमालय पे हमने इंडिया का उदाहरण एक ले लिया, हिमालय पे 4300 मीटर। तो ये हिम रेखा है। हिम रेखा आप समझ गए, हिम रेखा वह ऊंचाई होती है जिसके ऊपर जो है जाने पर हमें बर्फ मिलती है, और बर्फ जो है वर्ष भर जमी रहती है, तो इसको हिम रेखा कहते हैं। तो हिम रेखा के ऊपर जो बर्फ जमी होती है उसे जो है हिमनद कहा जाता है। हिमनद का मतलब है हिम की नदी, बर्फ की नदी। जो बर्फ होती है वो भी नदी की भांति बहती रहती है, उसके बहने की जो गति है वो नदी की तरह तीव्र नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बहता रहता है, इसीलिए उसको भी नदी की संज्ञा दी गई है और उसको कहा जाता है हिमनद, और इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्लेशियर्स। तो आज के इस चैप्टर में हम हिमनद के द्वारा यानी ग्लेशियर्स इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें हिमनद भी जो है वो दोनों प्रकार के कार्य करता है। जिस प्रकार हमने नदी में पढ़ा था कि नदी अपर्दन करती है और निक्षेपण करती है, बिंड में भी हमने पढ़ा था अपर्दन और निक्षेपण, इसी प्रकार से हिमनद भी दोनों काम करता है, अपर्दन भी करता है, उससे जो है ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं कुछ, और निक्षेपण भी करता है, उससे कुछ लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इन लैंड फॉर्म्स के सीधे सीधे नाम पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ से बना है, हिमानी से बना है, नदी से बना है, या विंड यानी पवन से बना है। यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबी है। हालांकि हिमानी के द्वारा जो अपर्दन का कार्य होता है वो उतना तीव्र नहीं होता है जितना नदियों से होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बनने वाली जो संरचनाएं उनकी संख्या बहुत है, आप अभी देखेंगे, लेकिन बहुत ईजी है, इसको एक बार आप समझ लेंगे, बहुत ईजी है। तो किस प्रकार से हिमानी अपर्दन करती है, जैसे हमने नदी में
और विंड में देखा था कि वो किस प्रकार से अपर्दन करते हैं, कौन सा तरीका वो निकालते हैं या कौन सा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं। जो हिम की चादर है वो जब खिसकती है, देखिए हिम जो नदी के रूप में है वो स्वयं घाटी नहीं बनाता है, वो किसी घाटी में बहता है, जो पहले से किसी नदी द्वारा बनाई गई होती है वो उसी में बहता है, धीरे धीरे खिसकता है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है अपघर्षण। अपघर्षण को हमने पिछले दोनों क्लास में कायदे से समझा हुआ है। अपघर्षण का मतलब होता है कि हिमानी के साथ में जो कंकड़, पत्थर या सैल यानी चट्टान के जो टुकड़े साथ में चल रहे हैं, देखिए जब जल जमा हुआ होगा, जब इस हिमानी का निर्माण हुआ, ये बर्फ़ की चादर है, जब ये बर्फ़ की चादर पानी से जमी होगी तब इसके अंदर जो है वहाँ पर उपस्थित जो कंकड़, पत्थर, सैल के टुकड़े, मलबा होंगे वो भी साथ में जम गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे फ्रेश वाटर की बर्फ़ बन गई होगी जिससे कि उसमें कोई धूल कण, कंकड़, पत्थर, गिट्टी ये कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर चट्टानी टुकड़े साथ में होते हैं, वो साथ में ही चलते हैं। जब ये हिम खिसकेगा तो ये जो नीचे की धरातल है, नीचे का जो चट्टान है, उसके ऊपर इन सब कंकड़ों, पत्थरों का घर्षण पड़ेगा। ये सब उसको नीचे की सतह को खुरचेंगे, घिसेंगे, तो ये अपर्दन करेंगे। अपर्दन यही तो है, चट्टान को घिसना, तोड़ना, काटना, पीटना, उसके मलबा को बहा ले जाना। तो ये सब घिसते हुए इस नीचे की चट्टान के मटेरियल को भी घिस करके अपने साथ ले करके चलेंगे। हालांकि इनकी चलने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है, 1-1 इंच, 1-1 सेंटीमीटर करके ये बढ़ते हैं, फिर भी अपर्दन करते हैं। ये बहुत सालों तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसका परिणाम हमें कभी न कभी दिखाई पड़ता है। तो अपघर्षण क्या है? हिमानी में उपस्थित सैल के टुकड़े जब चट्टान के ऊपर घिसते हैं तो वो चट्टान का अपर्दन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपघर्षण। देखिए, आप अगर कायदे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने बिल्कुल यही सेम चीज़ नदी में भी बताई थी कि नदी के जल में जो सैल के टुकड़े होते हैं वो चट्टान पे घिसते हैं और चट्टान का अपर्दन कर देते हैं, उसको अपघर्षण कहा जाता है। यही चीज़ हमने वायु अपर्दन में भी पढ़ी थी कि वायु के साथ जो चट्टानी मलबे, धूल, कण इत्यादि बह रहे हैं, हवा के साथ उड़ रहे हैं, वो दूसरी चट्टान पे टकराते हैं और उसका अपर्दन कर देते हैं। इसको अपघर्षण कहते हैं, इंग्लिश में इसे एब्रेशन कहते हैं। वही सेम चीज़ हम हिमानी में पढ़ रहे हैं, यानी अपघर्षण की प्रक्रिया तीनों में होती है। दूसरी चीज़ है उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब होता है उखाड़ लेना, किसी चीज़ को अनप्लग कर लेना, तो इसको प्लकिंग बोलते हैं, उखाड़ना, उत्पाटन। जैसे कि जब ये हिमनद बढ़ेगा तो कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे इस चट्टान में एक पत्थर है, इस तरह से ऊंचा भाग है, कहीं पे ऊंचा है, तो इस चीज़ पे इसकी ठोकर लगेगी। जो हिमनद है वो चट्टान के ऊपर रगड़ता हुआ चलेगा, क्योंकि ये कोई हल्का चीज़ नहीं है, कोई पानी या हवा नहीं है। हिमनद में वजन है, क्योंकि ये मोटी 100-100, 200-200, 300-300 मीटर मोटी चादरें होती हैं हिम की। ऐसा नहीं कि कोई पतली चादर है या स्नो बिछा हुआ है उसमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत मोटे चादर होते हैं, जब ये चलते हैं तो रगड़ते हुए बढ़ते हैं। इस रगड़ की वजह से इसमें जो चट्टानी, जहाँ पे कमज़ोर टुकड़े होंगे चट्टान के, उनको उखाड़ लेंगे साथ में। जैसे कि आप कोई एक पाटा ले लीजिए पत्थर का और उसको ज़मीन पे आप खिसकाइए दबाव डाल करके, तो ज़मीन में जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी उभार मिलेगा, कोई गिट्टी, कोई पत्थर या कोई मिट्टी का टुकड़ा अगर उभरा हुआ है और इसके ऊपर आप इसे घिसेंगे इस चट्टान को, तो ये इन चीज़ों को क्या कर देगा? उखाड़ देगा और घिस करके बराबर करने का प्रयास करेगा। तो जब चट्टानी टुकड़े हिमनद के साथ उखड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्लकिंग, उत्पाटन। इसको हिंदी में उत्पाटन कहते हैं, उखाड़ लेना। तो उखाड़ना और घिसना दो प्रकार की प्रक्रियाएं जो है वो हिमानी करती है और इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं से ये अपर्दन करती है। तो जब अपर्दन होगा किसी भी धरातल का तो हमेशा एक जैसी संरचना नहीं बनेगी,
क्योंकि हर जगह धरातल का रूप पहले से भिन्न होता है, चट्टान का प्रकार अलग अलग होता है, कहीं मजबूत है, कहीं कोई पत्थर है, कहीं पे खाई है, तो हर जगह पे स्ट्रक्चर पहले से अलग है, इसीलिए वहाँ पे अपर्दन का प्रभाव भी अलग अलग होगा और उससे ये संरचनाएं बनेंगी। हमने यहाँ पे मुख्य रूप से 10 संरचनाएं लिखी हैं, इनको समझते हैं, जो अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं बाई ग्लेशियर, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहला है यू आकार की घाटी। देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यू आकार की घाटी किससे बनेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए पढ़ते वक्त आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर देखें। जो स्टूडेंट्स सिर्फ तैयारी करते रहते हैं वो आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को नहीं देखते हैं, वो आगे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि हमको पढ़ना किस तरीके से है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वर्तमान समय में प्रश्नों की प्रकृति पुराने समय के प्रश्नों से बहुत भिन्न हो गई है। आप इसको देखिएगा, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए तो जो 5 साल पहले जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे वो आज नहीं पूछे जा रहे हैं। आज उनका जो है प्रश्न का जो तरीका है बदल गया है। आप उस पर ध्यान दें किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो यू आकार की जो घाटी होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन आपको दिया जाएगा, नदी के द्वारा बनाई जाती है, हवा के द्वारा बनाई जाती है, हिमानी प्रक्रम से बनाई जाती है, या अन्य कोई। तो यू आकार की घाटी हिमानी का अपर्दनात्मक स्थल रूप है, और जो नदी द्वारा बनाई जा रही थी वो क्या थी? वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी जो है वो नदी द्वारा बनाई जाती है, और यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। हमने वहाँ पे वी आकार की घाटी में हमने पढ़ा था गार्ज होती हैं, गार्ज जो पतली घाटियाँ होती हैं, बिल्कुल खड़े ढाल वाली जो होती हैं वी आकार की घाटी, वो गार्ज होती हैं। और यही जब बड़े हो जाते हैं तो वो कैनियन कहलाते हैं। कैनियन ये हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं नदी में। यहाँ पर यू आकार की घाटी, यू का सीधा मतलब है कि नीचे का धरातल उसका जो है वो विस्तृत है, चौड़ा है, पतला नहीं है, गहरा नहीं है, सकरा नहीं है। ये चौड़ी घाटियाँ हैं। चौड़ी किस लिए हैं? क्योंकि इसमें तरल पदार्थ नहीं बह रहा है। हालांकि ये पहले कोई वी घाटी रही होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हिमनद होते हैं वो किसी नदी की ही घाटी में प्रवाहित होने लगते हैं, तो उसी में उसको घिस करके जब इसमें बर्फ बहना शुरू करेगी तो वो इन सब साइड को घिस देगी, और इसका जो नीचे का सकरा भाग है वो उसको यू आकार में तब्दील कर देगा। इस तरह से घिस करके चिकने सतह वाले यू आकार की घाटियाँ बन जाती हैं हिमनद से। तो यू शेप वैली आप समझ गए किस प्रकार से बनेगी। वी आकार की जो नदी की घाटी है उसमें जब हिमनद प्रवाहित होगा तो वो अपने पार्श्व की यानी साइड की दीवालों को घिसेगा, और घिस घिस करके उसको किस आकार में ले आएगा? यू आकार में। तो यू आकार की जो घाटी होती है वो हिमनद से बनती है। और हिमनद गति क्यों करता है? हिमनद बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ये रीजन है उसके बढ़ने का, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जिधर ढाल होती है उधर बर्फ का धीरे धीरे प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। दूसरी चीज है लटकती घाटी। लटकती घाटी और कुछ नहीं है, ये देखिए एक यू आकार की घाटी है जिसका तल यहाँ है। तल का मतलब उसके गहरा जो नीचे का स्तर है वो यहाँ है। इसमें कोई हिमनद इधर को प्रवाहित हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ये एक यू के समान ये एक घाटी है, एक नाली है। इसको हम थोड़ा अगर 3D में बना दें तो वो इस प्रकार से आपको दिखेगी, इस तरह से है। और इसमें ये हिमनद इधर बह रहा है, ऐसे आ रहा है यू आकार की घाटी में। अब इसी में कोई एक और हिमनद जो थोड़ा ऊंचे से आ रहा है, यानी उसकी गहराई इतनी नहीं, उसकी घाटी की गहराई ज़्यादा नहीं है, और वो इसमें आकर के मिल गया। इधर से कोई दूसरा एक यू आकार की घाटी आ गई और इसमें आकर के मिल गई। तो चूंकि ये खड़े ढाल वाले होते हैं, देखिए इसका जो ढाल होता है यू आकार की घाटी का वो खड़ा होता है बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे लगभग। तो जब उसमें आकर के वो हिम यहाँ इधर से आकर के जुड़ जाएगा तो वो इसी में गिरेगा झरने की तरह। यहाँ हिम गिरना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये इधर को प्रवाहित हो रहा था ये, तो इसकी जो घाटी है उसकी चूंकि ऊंचाई ज़्यादा है इसीलिए इस घाटी में वो
लटकती हुई दिखाई पड़ेगी। एक इस तरह से घाटी, एक उसमें इस तरह से आके जुड़ गई, तो वो उस घाटी के अंदर छज्जे जैसी दिखाई पड़ेगी, लटकती हुई, तो उसको कहा जाता है लटकती घाटी। ये तमाम हो सकती हैं। एक मेन हिमनद की जो घाटी है, मुख्य हिमनद की घाटी है, उसमें साइड से आकर के छोटे छोटे हिमनद मिल जाते हैं और उनकी घाटियाँ मुख्य हिमनद की घाटी में लटकती हुई दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए उसको लटकती घाटी कहा जाता है, हैंगिंग वैली। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, देखिए हमारा जो समझाने का वो पूरा रहेगा वो हिंदी में है, लेकिन हम जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं लिखने के लिए आप इंग्लिश में हम बता देते हैं, तो आप सेंटेंस इंग्लिश में बना लीजिएगा। बाकी हैंगिंग वैली है, यू शेप वैली है, वो सब आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगला होता है सर्क या आराम कुर्सी। सर्क क्या है? जैसे कोई पर्वत की चोटी है, सर्क इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सर्क पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई शिला है, पर्वत की चोटी है, शिखर है, तो उसमें सर्क कैसे बनता है? सर्क होता है जो है बिल्कुल टॉप पे नहीं बनेगा, यहाँ से टॉप से नीचे, यहाँ से चट्टान का जो है विघटन स्टार्ट हुआ। विघटन कैसे स्टार्ट होता है? आप सबसे पहले कोई कहीं दरार रही होगी, उसमें पानी प्रविष्ट हो गया और उसने धीरे धीरे इस दरार को बड़ा करना शुरू कर दिया, हिम यहाँ पर जो है उत्पन्न हो गया। उस हिम की वजह से ये दरार जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी और ये अपर्दन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इस तरह से अपर्दित हो जाएगा, जैसे आराम करने वाली कुर्सी होती है उस तरह से इसका अपर्दन हो जाएगा और यहाँ पे बर्फ भरी रहेगी, यहाँ बर्फ भरी रहेगी और वो अंदर अंदर जो है इसको और काटती रहेगी। इस तरह से ये आराम वाली कुर्सी की भांति एक संरचना बन जाएगी। इसको कहा जाता है सर्क। सर्क या हिंदी में से आराम कुर्सी भी कहा जाता है। आप सर्क नाम याद रखेंगे, टेक्निकल वर्ड जो है सर्क है, आराम कुर्सी इसको कहा जाता है। तो ये सर्क डेवलप हो जाते हैं। ये बिल्कुल चोटी पे नहीं होंगे, ऊपर का भाग नहीं प्रतीत होगा, उसके नीचे का भाग प्रतीत होगा, और ये दोनों तरफ से हो सकते हैं, ये इधर भी और इधर भी डेवलप हो जाएगा, इधर भी। जब ये बर्फ यहाँ से गल करके इस गर्मी के महीने में बाहर निकल जाएगी तब ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, और जब तक बर्फ इसमें भरी रहेगी तब तक ये स्ट्रक्चर बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये जो सर्क हैं धीरे धीरे काटते हुए ये बहुत गहरे हो जाते हैं और ऊपर का ये भाग जो है एक गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बना देता है। ये क्या है? ये सर्क है। इधर सर्क, मान लिया किसी जो है शिला पर्वत के चारों तरफ सर्क बन गए, तो चारों तरफ से वो काट करके इसको पतला कर देंगे और ऊपर एक गुंबदनुमा संरचना बन जाएगी। उसको कहा जाता है हॉर्न। इसको कहा जाता है हॉर्न। अगला हमारा जो संरचना है वो है हॉर्न। यहाँ पे हम देख लेंगे, इसमें मैं हॉर्न लिखना भूल गया हूँ, मैं इसमें बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हॉर्न, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सर्क के साथ ही हॉर्न का स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पे साथ में मैंने लिख दिया कि जो ऊपर का गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हॉर्न कहा जाता है। जैसे कि हॉर्न का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, स्विट्जरलैंड में जो है मैटर हॉर्न। क्या नाम है उसका? मैटर हॉर्न। बहुत बड़ा हॉर्न है, पूछा भी जाता है मैटर हॉर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये किसके द्वारा निर्मित हुआ है? हिमानी अपर्दन के द्वारा। सर्क चारों तरफ से बन गए जिससे ऊपर जो है एक हॉर्न, एक शंक्वाकार रचना बन जाती है जिसको हॉर्न कहा जाता है। अगला स्ट्रक्चर है आरेत। आरेत क्या है? जब सर्क के द्वारा ही पूरी चोटी में कहीं एक लाइन से उसमें सर्क बनते चले जाएंगे तो ऊपर का जो चोटी का, उस पर्वत का जो शीर्ष है वो इस तरह से दिखाई पड़ेगा जैसे कंघा। ये चोंच, सभी शिखर शिखर दिखाई पड़ेंगे आपको, जैसे एक बनता है ये हॉर्न, बड़ा स्ट्रक्चर है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे जब बन जाएंगे ये सर्क, तो उसके द्वारा शिखर बन जाएंगे, छोटे छोटे नुकीले दांत के समान संरचनाएं बन जाएंगी जैसे कंघे में होती हैं। तो इस संरचना को कहा जाता है आरेत। इसको कहा जाता है आरेत। देखिए सिर्फ संरचना का अंतर है,
उनके नाम आपको याद रखने हैं। सर्क क्या है? इसको कहते हैं जो यहाँ पे बन रहा है आराम कुर्सी की तरह। ऊपर जो शंक्वाकार रचना बन रही है उसको हार्न कहते हैं। अगर किसी पर्वत की चोटी पर तमाम सारे सार्क डेवलप हो जाते हैं, बहुत से सार्क चारों तरफ से डेवलप हो जाते हैं, उसकी वजह से उसमें छोटे छोटे शिखर, नुकीले कंटक नुमा शिखर बन जाते हैं, तब उस संरचना को आरेत कहा जाता है। आरेत इस तरह से शिखर होता है आरेत। हार्न किस तरह से है? इस तरह से गुंबदाकार है और नीचे सार्क है उसके, इस तरह से। कोल क्या होता है? जैसे कि यहाँ एक छिद्र हो जाए, ये काटते हुए किसी चट्टान में एक छिद्र हो जाए आर पार, जैसे विंडो बन जाती है वैसे इसमें एक छिद्र हो जाए, इस तरह से यहाँ पे एक छिद्र हो गया तो उसे कोल कहा जाता है। जैसे कोलबा नहीं होता है, सुरंग की तरह एक छिद्र डेवलप हो जाता है, जिससे उस आर पार हम देख सकते हैं शिला के, तो उस छिद्र को कोल कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक कोल है। जैसे इंदिरा कोल नाम आपने सुना होगा, भारत का उत्तरतम यानी सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? हिमालय की चोटियों पर। तो वहाँ पर इन्हीं हिमनदों की वजह से जो है वो कोल डेवलप हो गया है, यानी वहाँ पे छिद्रदार संरचनाएं बनी है, उसको कोल कहा जाता है। और एक जो सबसे प्रमुख कोल है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है। इंदिरा कोल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, इंदिरा कोल। अगली संरचना इंपॉर्टेंट है भेड़ पीठ सैल। भेड़ पीठ सैल का निर्माण जो है वो अपर्दन के फलस्वरूप ही होता है। कैसे होगा, कब बनेगी भेड़ पीठ सैल? ये ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कोई भेड़ बैठी है, उसकी पीठ दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इसको भेड़ पीठ सैल कहा जाता है। जैसे कि हिमनद चल रहा है इधर को, और यहाँ पे कोई चट्टान आ गई, तो जिधर से हिम चलता है उधर जो है हिम जो है इसको घिसता है, इसको घिस करके इस तरह ढाल नुमा संरचना बनाएगा। ऐसे हिम चढ़ेगा इसके ऊपर और फिर इधर जा करके उतरता है हिम। तो जब हिम उतरता है दूसरी तरफ तो वहाँ की चट्टान को वो खुरदरा कर देता है, यानी वहाँ उत्पाटन की क्रिया होगी। जिधर से हिम मूव करेगा इस चट्टान पे, ये चट्टान है, तो जिधर से हिम चढ़ रहा है इस चट्टान पे, यानी उस चट्टान में चढ़ रहा है, उधर पे अपघर्षण की क्रिया होगी। अपघर्षण यानी एब्रेशन होगा, तो घिस घिस करके इधर के जो सतह को वो ढाल नुमा कर देगा। चट्टान पहले ठोकरदार रही होगी, धीरे धीरे घिस करके ढाल नुमा संरचना बना देगा। और इधर की जो संरचना है, जब हिमनद इधर उतरेगा करके तो इधर का खुरदरा हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है वो उखाड़ता हुआ, उधर बेग उसका ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बेग ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो चट्टान है उनके कणों को उखाड़ लेगा, वो उत्पाटन की क्रिया कर देगा, प्लकिंग कर देगा। तो ये संरचना जो है वो एक, यहाँ फिर आगे हिम बढ़ जाएगा, वो एक भेड़ जैसे बैठी होती है, बालों वाली सफ़ेद भेड़, इधर से हिम दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ उसको जो है भेड़ पीठ सैल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? भेड़ पीठ सैल। बहुत इजी है, इसमें आपको थोड़ा सा बस याद रखना है कि अगर हिमनद के रास्ते में कोई चट्टान आ जाती है तो जिधर से हिम चल रहा होता है चट्टान को वो अपर्दित करता है। किस क्रिया के फलस्वरूप? अपघर्षण के फलस्वरूप घिस करके, और एक मंद ढाल वाला सतह बनाता है, इधर से ढाल वाला सतह बनाएगा। और जब चट्टान के दूसरी तरफ हिमनद उतरता है तो उधर बेग ज़्यादा हो जाने की वजह से उत्पाटन की क्रिया करता है, यानी उधर की चट्टान को वो उखाड़ता है, तो उधर खुरदरी सतह डेवलप हो जाती है। और दूर से देखने पर ये एक बैठी हुई भेड़ के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे भेड़ पीठ सैल या इंग्लिश में इसको रॉस मुटेने कहा जाता है। अगला है श्रृंगपुच्छ। देखिए भेड़ पीठ सैल और श्रृंगपुच्छ एक ही जैसे हैं, सर्ग एंड टेल। तो श्रृंगपुच्छ क्या होता है, उसमें बिल्कुल इसी तरह वो भी प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंतर है। इसमें चट्टान में इधर से खुरदरा आगे की तरफ बनता है, और अगर चट्टान, यही चट्टान
बहुत मजबूत है, जैसे ग्रेनाइट है, और ये बिल्कुल ठोकर के समान आ गई, तो हिमनद आकर के इसमें टकराता है और इसको जल्दी अपरदित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक मजबूत चट्टान है। मजबूत चट्टान, देखिए इस चट्टान को उसने मंद ढाल में तब्दील कर दिया था धीरे धीरे घिस करके, लेकिन इसको वो उतना घिस नहीं पाएगा, तो इधर वो उत्पाटन की क्रिया करेगा। जब इसमें जो है वो टकराएगा तो इधर की खुरदरा करेगा, ढाल को इसमें टकरा के इसको खुरदरा करेगा और दूसरी तरफ उतरेगा, और उधर मंद ढाल, इधर खुरदरा नहीं कर पाएगा, इधर जो है मंद ढाल बनी रहेगी। तो इस प्रकार की संरचना को कहा जाता है सरंग पुच्छ। इसको क्या कहते हैं? सरंग पुच्छ। थोड़ा सा अंतर है कि हिमनद की चलने की दिशा में जो भेड़ पेट शैल है उसमें आगे की तरफ जो है खुरदरा सतह बनती है, और इसमें पहली सतह खुरदरी बनती है, दूसरी मंद ढाल वाली बनती है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे चट्टान मुलायम थी और ये चट्टान काफ़ी मजबूत है, इसीलिए जिस तरफ से हिमनद चल रहा है तो वो उसको ढाल को मंद नहीं कर पाता है, दूसरी तरफ वो उतर जाता है और उधर ढाल मंद विकसित होती है। अगली संरचना है नुनाटक। नुनाटक क्या है? नुनाटक है अगर कहीं पे हिमनद है, हिम की सीट बिछी हुई है, तो वो अपने नीचे की जो चट्टान है उसको घिसेगी कि नहीं घिसेगी। देखिए अगर ये धरातल है और धरातल पे एक हिमनद है, मोटी चादर है आइस की, तो इस धरातल को वो घिसेगी, घिस घिस करके इसे पतला करेगी। अब इस धरातल में कहीं कहीं पे मजबूत पत्थर हो सकते हैं, मजबूत चट्टानें हो सकती हैं, तो जब ये हिमनद इसे घिसता रहेगा तो जो मजबूत एरिया होंगे, जो मजबूत क्षेत्र होंगे वो बचे रहेंगे और ये सब एरिया घिस जाएंगे। मजबूत वाले जो हैं वो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, तो उसको कहा जाता है नुनाटक। इस तरह से ये हिम के बीच बीच में उठे हुए पत्थर दिखाई पड़ते हैं, नुकीले, उनको कहा जाता है नुनाटक। वो किस लिए बने? क्योंकि हिम ने आसपास के कमज़ोर शैल को घिस दिया है, लेकिन वो मजबूत पत्थर थे इसीलिए वो ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, तो उनको कहा जाता है नुनाटक। वो और कुछ नहीं है, वो मजबूत चट्टानें हैं। हिम सोपान, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियल स्टीयरवे, इनको जो है दैत्याकार सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। बहुत बड़े आकार की होती हैं, 100-100, 200-200 मीटर, कभी कभी 500-500, 800-800 मीटर या 1 किलोमीटर, इस तरह से आकार की सीढ़ियाँ। ये कैसे डेवलप होती हैं? जब हिमनद के रास्ते में कोई भ्रंश वाला तल आ जाए, जैसे ये चट्टान है, चट्टान में भ्रंश पड़ गया, तो इस तरह से कई फाल्ट पड़ गए, एक भ्रंश ये पड़ गया, एक भ्रंश ये पड़ गया, एक भ्रंश ये पड़ गया, और ये अलग अलग डेंसिटी के थे, तो ये नीचे धंसते चले गए, इस तरह से, इस तरह से डाउन हो गया, तो एक सीढ़ी नुमा संरचना ये बन गई। इसके बाद इस पे हिमनद है, ये हिमनद इस पे चल रहा है। सीढ़ियाँ जो हैं वो भ्रंश की वजह से बनी हैं और वो इसको घिसता है, इसको घिस घिस करके एक शेप प्रदान करता है, इसके कॉर्नर्स को घिस करके एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जीने जैसी संरचना बनाता है, जिसको कहा जाता है हिम सोपान, यानी बर्फ से बनी हुई सीढ़ियाँ। और यहाँ पे विकसित होती हैं पैटरनास्टर लेक। देखिए सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं, इनको दैत्याकार हिम सोपानिक सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। जेंट हिम, जो बहुत दैत्याकार सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जेंट आकार में। ग्लेशियल स्टेयरवे, पैटरनास्टर लेक भी यहाँ पे विकसित होते हैं। जब ये हिमनद इसमें बहता है तो जहाँ पर ये हिम गिरता है, यहाँ पे जैसे यहाँ गिरेगा, ठोकर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी छोटी झील बन जाती हैं, कुंड बन जाते हैं जहाँ पे हिम गिरता है। ये इनमें जो है पानी भर जाता है। जब ये हिम यहाँ से गायब हो जाएगा गर्मी के महीने में, तो इनमें झीलें बन जाएंगी। इनको कहा जाता है पैटरनास्टर लेक, पैटरनास्टर झीलें। और ये जो सीढ़ी नुमा संरचना है ये ग्लेशियल स्टेयरवेज हैं। तो हिम सोपान और पैटरनास्टर लेक एक साथ में ही डेवलप होते हैं, जहां हिम सोपान मिलेंगे वहीं पैटरनास्टर झीलें भी मिलेंगी। अगला है फियोर्ड। फियोर्ड जो होते हैं वो
तट होते हैं जहाँ पे जल और बर्फ की घाटी का मिलान बिंदु होता है, जैसे कि समुद्र है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के एरिया में, या दक्षिणी ध्रुव तरफ जाएं तो न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में कहाँ कहाँ पे, नॉर्वे में, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, ये सब आप मैप पे देखिएगा, ये सब ध्रुवों से निकट हैं। तो इन सब जगहों पे आपको फियोर्ड देखने को मिलेंगे। फियोर्ड जो होते हैं वो समुद्र तट होते हैं, समुद्र तट प्लस हिमानी घाटी जहां पे मिल रही होती है, यानी वहां पे हिम की चादर भी हो, समुद्र का तट भी हो, दोनों का मिलान बिंदु जहां पे होता है, वहां पे जो तट होता है, जो हिम नद का जो सिरा है वो कट पिट जाता है इस तरह से। आपने नॉर्वे वगैरह का जो मैप देखा होगा, उसमें देखोगे इस तरह से बहुत कटा फिटा किनारा होता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल इस तरह नॉर्वे बना हो। ये जो कटा फिटा समुद्र का तट है, इसको कहा जाता है फियोर्ड। और ये फियोर्ड जो है कैसे बनता है, यहाँ पे बर्फ की चादर है, यानी हिमानी है, और समुद्र का जल है, वहाँ पे मिलने पे जो समुद्र का तट है वो इस तरह से अपर्दित हो जाता है, कट जाता है, और इसको कहते हैं फियोर्ड। मछली पालन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे बहुत अच्छी दशाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो फियोर्ड तट होता है, फियोर्ड तट के पास में समुद्र गहरा होता है। ये फियोर्ड तट है किसी भी देश का, ये तट है अगर, और ये कटा फिटा है, यहाँ आइस है यानी हिमनद है, यहाँ समुद्र है। तो समुद्र और आइस के जो मिलन बिंदु होते हैं, वो तट जो है वो बहुत कटा पिटा होता है, और वो हिमानी की वजह से कटता है, इसको फियोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे जो है समुद्र गहरा होता है कटान की वजह से, अपर्दन की वजह से। इसके बाद समुद्र थोड़ा उथला होता है, उसके बाद फिर गहरा होता है। तो ये बीच का एरिया जो होता है वो गहरा एरिया बन जाता है, और यहाँ मछली पालन खूब बहुतायत में होता है। तो जो फियोर्ड तट होते हैं वहाँ पे मछली पालन किया जाता है। फियोर्ड तट आपको नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड और इन सब जगहों पे जो ध्रुवीय क्षेत्रों के देश हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये यू आकार की घाटी से लेके फियोर्ड तक के ये 10 स्ट्रक्चर जो हैं वो अपर्दन से बन रहे थे, हिमानी के द्वारा किए जाने वाले अपर्दन से बन रहे थे। अब ये हिमानी जो है अपने साथ अपर्दित पदार्थों को प्रवाहित करके लेके चलती है और कहीं कहीं पे डिपोजिशन करती है। तो उन डिपोजिशन से जो एरियाज बनते हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको कहा जाता है निक्षेपात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूप जो है उनमें सबसे प्रमुख है हिमोड, या इसको मोरेन कहा जाता है। जैसे जल द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है और उसको कहीं पे जमा कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। बहुत उपजाऊ होती है वो, जलोढ़ कहलाते हैं उसको, एलुवियल। तो इसको कहते हैं ग्लेशियल सॉइल यानी हिमोड, और इसको टिल कहा जाता है। टिल का मतलब होता है इसमें जो है बारीक और बड़े दोनों प्रकार के जो कण होते हैं वो मिक्सअप रहते हैं। देखिए, जो जल मिट्टी जमा करता है तो जल की प्रवाह की शक्ति के आधार पे वो कहीं पे बड़े कणों को छोड़ता है और कहीं पे छोटे कणों को छोड़ता है, क्योंकि छोटे कण वो दूर तक प्रवाहित करके ले जाता है और वो लास्ट में छोड़ता है जा करके। तो उसमें जो निक्षेप होता है पानी के द्वारा, उसमें छोटे कणों का निक्षेप अलग होता है और बड़े कणों का निक्षेप अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो हिमानी है वो तो ठोस रूप में है ना, तो वो उसको जब लेकर चलती है तो जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे वो छोटे और बड़े कण मिक्स रूप से ही जमा करती है। उसको टिल कहा जाता है उस मृदा को, मिट्टी को, और उसे हिमोड या मोरेन कहते हैं भूगोल की भाषा में। तो हिमोड क्या है? हिमोड है हिमानी के द्वारा निक्षेपित की गई मृदा, मिट्टी। तो ये कहाँ पे होगी? जो घाटी के साइड होंगे, जहाँ पे हिमानी बह रही है वो कई जगह पे हिमोड इकट्ठा करेगी। जैसे कि ये हिम बह रहा है तो यहाँ साइड में इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे। अगर कहीं पे हिम मिल रहे हैं दो तो यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इनके पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसको कहा जाता है टिल। दूसरी चीज़ है ड्रमलिन। ड्रमलिन जो होते हैं वो गोलाश्म मृत्तिका इनको कहा जाता है, यानी
बड़े बड़े कणों को जो है हिमानी वो टीले के रूप में इकट्ठा कर देती है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा टीला बना दिया और ये गोल गोल बड़े बड़े कणों से मिलकर के बना होता है, गोलास्मों से। बड़े कणों को क्या कहते हैं? गोलास्म। तो गोल गोल बड़े कणों से मिलकर के एक टीला जैसा संरचना बन जाता है, जैसे कि उल्टी नाव रखी हो। जैसे कि नाव होती इस तरह से उल्टी रख दो इसको, तो उल्टी नाव जैसी संरचना बन जाती है। इनको कहा जाता है ड्रमलिन। और ये ड्रमलिन जो होते हैं वो एकाकी नहीं होते हैं, यानी जहाँ पर ये बनेंगे वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पाए जाएंगे। 2, 4, 10, 15, 20, 100 इस तरह से तमाम सारे ड्रमलिन डेवलप हो जाते हैं। जहाँ पे डेवलप होते हैं वहाँ निक्षेपण के द्वारा ये सब हिमानी द्वारा लाया गया पदार्थ है, वो सब जमा हो जाता है, उनको ड्रमलिन कहा जाता है। गोलास्म मृतिका भी कहते हैं। एक संरचना होती है एस्कर। अगर यही निक्षेप जो होता है वो एक मोती के माला के सदृश संरचना में हो जाता है, जैसे इस तरह से। एस्कर जो होगा वो इस तरह से होगा, कहीं पे बड़ा गोल टापू, फिर लंबाई में, फिर गोल, फिर लंबाई में। तो इस तरह से एक गोल टीला, फिर लंबाई में, फिर गोल, फिर लंबाई में, फिर गोल, इस तरह से अगर डिपोजिशन होता है तो उसको एस्कर कहा जाता है। केटल हमक क्या है? केटल हमक जो होते हैं वो गड्ढे होते हैं। कहीं पे हिम के रास्ते में अगर कोई गड्ढा है इस तरह से और उसके अंदर छोटे छोटे टीले हैं तो उसको कहा जाता है केटल। जो गड्ढा होता है, जो एक मैदानी क्षेत्र बन जाता है, उसको कहते हैं केटल। बेसिन जैसा संरचना होती है, इसके अंदर जो है छोटे छोटे टीलों के रूप में डिपोजिशन होता है। इस संरचना को कहा जाता है केटल हमक। और हिमनद अवक्षेप। हिमनद अवक्षेप क्या है? जब हिम जो है वो ऐसे स्थान पे बहते बहते पहुंच जाता है जहां पर वो गलना प्रारंभ हो जाता है, यानी तापमान वहां से ज़्यादा हो जाता है। ये हिम मान लेते हैं बहता हुआ आ रहा था, यहाँ तक तो बर्फ़ थी, ये यहाँ तक मान लिया ये बर्फ़ रूप में आ रहा था। फिर इसके बाद जो है यहाँ से ये पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। यही हिमनद आगे जाके नदी में तब्दील हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक लिमिट होती, वहाँ तक वो बर्फ़ रूप में आता है, उसके बाद वो पानी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर ये पानी में कन्वर्ट होने लगता है तो जो हिम अपने साथ कंकड़ पत्थर ढो के ला रहा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना वजन पानी आगे ले जा पाएगा, क्योंकि ठोस उसको रगड़ते हुए, लुढ़काते हुए ला रहा था अपने साथ घिसते हुए। लेकिन जब वो गल गई बर्फ़ तो वो सब वहीं पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में बड़े बड़े कण डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके आगे छोटे छोटे कण डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस संरचना को जो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है हिम के लास्ट में, उसको हिमनद अवक्षेप या आउटवाश कहा जाता है, यानी ये अंतिम निक्षेप है। इसके आगे जो है हिम का कार्य खत्म और वहाँ से पानी यानी नदी का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये नाम अपने दिमाग में रखने हैं और उनके स्ट्रक्चर कैसे वो फॉर्म होते हैं ये आप ध्यान रखें। कुछ हिमनद के उदाहरण आप याद रखें भारत में खास करके, जैसे कि केदारनाथ, गंगोत्री, ये सब हिमनद हैं, हिम के बड़े बड़े क्षेत्र हैं। कश्मीर में अगर देखेंगे तो सियाचिन, बोल्टारो, हिस्पर, ये सब हिमनदों के नाम हैं। और सिक्किम में जैसे कंचनजंगा पर्वत पे जो हिम पाया जाता है उसको कंचनजंगा हिमनद कहते हैं। तो ये कुछ हिमनदों के भारत में उदाहरण हैं। तो आशा है आपको ये हिमानी द्वारा जो किया जाने वाला अपर्दन है और उससे बनने वाले जो स्थल रूप हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। यहाँ पे हमने अपक्षय और अपर्दन का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।